इससे हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। आई जी और जितने हाकिम हैं, मेरी फरियाद है कि इन कातिलों को पकड़े। आज मैं एक ऐसे वाक़ये के साथ आपके खिदमत में पेश हुई हूँ जो यकीनी तौर पर मुझे इंतहाई उसका अफ़सोस है, और उस बात से भी ज़्यादा अफ़सोस मुझे इस बात का है कि आज भी जो हैं इंसाफ के मुंतज़र हैं बच्चे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। ये पूरा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब ये आप सुनेंगे तो यकीनी तौर पर आप भी उतने ही दुख में होंगे जितनी शायद इस वक्त उनकी फैमिली है। एक हंसता खेलता घर, एक हंसता बसता घराना जो एक शख्स के जाने से आप ये समझिए कि उजड़ गया, और बच्चे जो हैं वो मुस्तकिल इस इंतज़ार में हैं कि शायद बाबा लौटेंगे, और घर वाले इस इंतज़ार में हैं कि शायद हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा। ताना कुराल की हुदूद में एक मुबैना तौर पर एक कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। मुबैना तौर पर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया, लेकिन इस पूरे वाक़ये को मैं आपके साथ बयान करूँगी कि ये वाक़या क्या था। राशिद अली मुग़ल एक शख्स जिसने ख़ुद को वॉलंटियरली रिहैब सेंटर के अंदर जो है दाखिल करवाया, इस आस और उम्मीद से कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से ज़्यादा बेहतर अंदाज में बाहर निकलेंगे, सेहतयाब होकर बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ उनके भाई जो हैं वो मौजूद हैं। उनके भाई से जो है वो हम बात करेंगे। इजाज़ अली मुग़ल उनके भाई हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सारा वाक़या क्या था और ये कब पेश आया और इस पर अब तक जो है वो क्या पेशरफ्त हुई। सबसे पहले तो मुझे इजाज़ अली मुग़ल के बारे में बताइएगा। आपके भाई थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल क्यों हुए और उसके बाद उनके साथ क्या? खुद दिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में जैसा कि आपने पहले बता चुकी हैं कि रिहैब सेंटर जो ट्रक ये बना हुआ है तारा कि इंसान किस लिए यहाँ पे जाता है और किस मकसद के लिए जाता है। शायद एक थोड़ी सी फिटनेस उसके अंदर चेंज हो जाए। तो ये 5 अगस्त का वो दिन था जब ये ख़ुद रिहैब सेंटर में चल कर गया जो वोडी टाउन फेज़ 4 में था। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उनके जो ओनर हैं मालिक था बशीर, उन्होंने हमें कॉल किया कि आपके भाई राशिद अली यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम इन्हें यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं। तो तकरीबन 6 अगस्त को उन्होंने हम दोबारा हमें कॉल किया और कहा कि आप हमें जो मंथली ड्यूज़ है चार्जेस हैं वो हमें आप पे कर दीजिए। वो जैसी भी उनकी ड्यूज़ और चार्जेस थे तो मैंने उनको वो पे कर दिए थे 6 तारीख को। तो फिर टाइम गुजरता गया। फिर 12 अक्टूबर को उन्होंने मुझे कॉल की कि आपका भाई यहाँ से भाग गए हैं। तो हम अपने तौर पे गए हैं सेंटर में, उसके गिरद वहाँ पे देर ढूंढते रहे हैं, शायद भाई यहीं पे कहीं हो या हमसे वो रब्ता करें। फिर 19 तारीख को फिर रिहैब सेंटर के मालिक मलिक ताहिर बशीर ने हमें कॉल की है कि जो सेंटर की जो मलिका मस्जिद है बैक साइड पे, वहाँ से एक लाश मिली, आप उसको शनाख्त करें। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो सेंटर के जो दफ्तर है वहाँ पे पुलिस का अमला मौजूद था, डीएसपी कुराल इकबाल साहब और 2 उनके तफ्तीशी अमला थे, वो सारा मौजूद था। तो उनसे मेरी जो बात हुई है तो उन्हें मेरे पूछा कि भाई आप के भाई का क्या नाम है। मैंने बोला राशिद अली। एड्रेस पूछा है कहाँ के रहायशी है, आपने भाई को कहाँ पे दाखिल कराया था। मैंने बोला इसी सेंटर में दायरे में दाखिल करवाया था। उन्होंने मेरा रिकॉर्ड कलम बंद किया तो मुझे कहा कि आप फ़ौरन पुलिस क्लिनिक थे जाकर लाश की शनाख्त करें। तो मैं लाश की शनाख्त करने पहुँचा तो नादरा टीएमपी वो आपके भाई ही थे? जी मैं वहाँ पे पहुँचा तो नादरा का अमला भी था, तो थम वगैरह ले रहे थे, तो उनसे थम मतलब है कि रिकॉर्ड मतलब शो नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर जब खुद अपने तौर पे मैंने देखा भाई को, तो भाई के जो निशानात हैं जिसमें पे बचपन के निशानात होते हैं हाथों के, बॉडी वाइज मैंने अभी बॉडीज़ देखी तो मैंने पहचान लिए मेरे भाई हैं। 19 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। यकम चेहरा आपने उनका चेहरा देखा था भाई का? चेहरा देखने के काबिल नहीं था। चेहरा मसूम हुआ था? पूरा ब्लैक हो गया था चेहरा, पूरा मेरे को लेना चेहरा पहचान नहीं सकते थे। बाकी उसका फेस वाइज जैसे थे ना, फेस वाइज से पहचाना गया हाथ वगैरह से, और यहाँ पे उसके चेस्ट के ऊपर जो बचपन के उसके निशान थे ना पैदाइशी, उस निशान से पहचाना गया कि हमारा भाई है। हाइट के मुताबिक भी अगर ना भी देखे, जैसे हाइट दूर से देखते थे ना, मैंने कहा ये हमारा भाई है। मतलब आपको ये तसल्ली है कि वो आपका भाई ही जी वो मेरा तसल्ली हो गई थी हमारा भाई है। उसी दिन 19 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। यकम नवंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें साफ ज़ाहिर डॉक्टर ने कहा कि इसको कत्ल किया गया, तशद्दुद के निशान थे और गले के दरमियानी इसलिए फिर ना किसी चीज़ से बांध कर इसका गला दबाया गया। तो उस वाक़े के बाद फिर 19 तारीख को एफ़आईआर दर्ज हुई। एफ़आईआर दर्ज के पहले हमने जो भागना पड़ा एसएसपी ऑफिस में दरख्वास्त दी है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, एफ़आईआर दर्ज हो।
ملکہ تھانے کے SHO کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. SHO کون تھے اور SP کون تھے بتائیں؟ SSP یا آپریشن آفس جو وہاں پہ درخواست کی, پھر SP صاحب تھے کرال تھانے میں, خرم صاحب, ان کے پاس بات دیں گے. پہلے SHO صاحب کے پاس, مہر اللہ کے پاس 2-3 بار ہمیں فون پہ بات کرتے ہوں کہ بھائی سر جی ہم نے اپلیکیشن دینی ہے, FIR درج کروانی ہے ملزمان کے خلاف. انہوں نے کہا کس کو آپ نامنیٹ کر رہے ہیں؟ میں بولا فلان جو ادارہ ملک طاہر بشیر اس کو نامنیٹ کیا ہم نے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں میں آتا ہوں. مطلب ہے کہ اس ٹائم انہوں نے ہمیں 2 سے 4-5-7 دن انہوں نے ہمیں ایسے ہی چکر میں لگائی رکھا. یعنی کہ لاش ملنے کے 5-7 دن تک مقدمہ تک درج نہیں کیا پولیس نے. 19 تاریخ کو لاش ملی تھی, 19 اکتوبر کو لاش ملی تھی, اور 19 نومبر کو ایک ماہ بعد FIR درج ہوئی. پورے 1 مہینے بعد, پورا 1 مہینہ پولیس نے آپ کی FIR درج نہیں کی. FIR درج نہیں ہوئی. وہ بھی SP صاحب کے سامنے پیش ہوئے ہیں, SSP خرم صاحب سوا زون جو ہیں, تو انہوں نے پھر SHO کا ہماری درخواست کو مارک کیا اور پھر SHO کے پاس گئی ہے, اور 19 تاریخ کو ہماری FIR درج ہوئی ہے, 19 نومبر کو. تو اس کے بعد ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا کہ نہیں؟ جس دن میں نے FIR ریسیو کیا تھانے سے جا کے, مارننگ تقریباً 8-8:15 کا ٹائم تھا, تو 9-9:30 بجے مجھے پتہ چلا ملزمان نے تفتیشی مجھے کہہ رہے کہ انہوں نے بیل کروا لیا نا. تو میں کہنے کا یہ مقصد ہے ناانصاف. اس کی بیل پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا قصور ہے؟ پولیس کا قصور ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مسئلے پولیس نے لکھنی تھی, ساری تفتیش جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں میں تھی, تو کیا سمجھتے ہیں کس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ضمانتیں منظور ہو گئی؟ جی دیکھیں, اگر کمزوری ہے نا, جس دن ڈیڈ باڈی جس دن لاش ملی تھی وہاں پہ وٹنس بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے ملزمان تک پہنچا جا سکتا تھا. انہوں نے اتنا ٹائم ویسٹ کی, مطلب ٹائم انہوں نے 20 میں سے انہوں نے ہڈن کر دیا. مطلب ہے کہ سست کارروائی کی ہے, نہ ہم سے کچھ پوچھا انہوں نے, نہ ہمیں بتانے کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں. اگر قتل ایک ہو چکا ہے, ان کو ایویڈنس پتہ ہے, وہاں پہ سارا کچھ پروف پتہ ہے, ہر چیز کے بارے میں ان کو علم ہے, اور اس قاتل کے اوپر جو ملک طاہر بشیر, اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی اثر و رسوخ والا بندہ بیٹھا ہے جو پولیس کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے. اگر پولیس کو ہمارے اپنے ہاتھ پہ سننا کہ وہ اس ٹائم تک کے قاتل کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچ چکے ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعض سارے شخصیات ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف وہ اس طرح سے کارروائی نہیں ہوئی جیسے ایک قتل کے ملزم کے خلاف ہوتی ہے کارروائی؟ یہ دیکھیں نا کہ آپ دن بھر یہ آپ اپنے پروگرام میں آپ جاتے رہتے ہیں, کہیں پہ آدھا قتل بھی ہوتا ہے, نامعلوم قتل ہو گیا. مطلب ہے کہ اس کا کوئی کس نے قتل کیا ہے, 2 سے 4 دن میں پولیس کر کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے. ہمارا سامنے کیس اوپن کیس پڑا ہوا ہے, اور میری فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب, صدر پاکستان صدر راجہ علی زرداری صاحب, انٹیریئر منسٹر سید محسن نقوی صاحب, اور IT اسلام آباد سید علی نقوی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے, اور جو ان قاتلوں کے اوپر پشت پناہی ہے اس کو ان کے اوپر سے ہٹایا جائے. اور جو ان کو پشت پناہی کر رہے ہیں, میری کسی ادارے کے خلاف کوئی بلیم نہیں ہے, پولیس اپنی کارکردگی کر رہی ہے, ان کے اوپر جو پریشرائز ہے نا, اس سے ہمیں انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, اور ان کے بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. بیٹا جی میں یہی کہتی ہوں نا کہ جو ہے نا یہ سینٹر والے اور ملک طاہر اور ان کے ساتھی, اگر ان کو پکڑا جائے نا تو سارے ملزم سامنے آئیں گے. ان کو سب کچھ پتہ ہے, سارا کچھ ادھر ہی مارا گیا, ادھر ہی ساتھ ہی بسکٹ میں لکھا گیا ہے اوپر باندھ کر کے. اور میری فریاد یہ ہے کہ ملک پاکستان جو ہے نا ان کے, اور برگر نواز اور آصف زرداری, اور جو ہے IG اور جتنے حاکم ہیں, میری فریاد ہے کہ ان قاتلوں کو پکڑے, فوری طور پکڑ کے تک پہنچائے. کہ میرے بچوں کا, میرا وہی گھر میں وہی سارا تھا, صحیح بچوں کو کھلانا پلانا, بچے کا سب کچھ وہی کرتا تھا. انہوں نے بے گناہ بے قصور قتل کر دیا. ان کے کوئی راز اس نے جانے ہیں جو ان کے اندر کے راز ہیں, یہ غلط کام کرتے ہیں. کتنے کو پہلے ابھی پتہ چلا ہے کہ مار چکے ہیں, اور گردے کا بھی یہ کام کرتے ہیں, ہر غلط کام کرتے ہیں. مسرور بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, اور سب کچھ ہے. اور ایک بندے سے یہ مار کھانے والا نہیں تھا, 4-5 بندوں کا کام ہے جنہوں نے قتل کرایا. ملک طاہر کو بھی پتہ ہے, اور اس کے بھائی کو, اور اس کے بعد جیشان جی جتنے بھی ہیں اندر سب کو پتہ ہے. مار کے 2 دن کے بعد جب مسجد میں بجری ڈال لی تھی تو انہوں نے لاش نہیں رکھی. جب ان کا کام ختم ہوا تو ان کو بھی پورے پتہ ہوگا, پھر انہوں نے لاش رکھی ہے چھتوں پہ جا کے.
लोगों ने, मोहल्ले वालों ने देखा है कि चार दो दो बच्चे बंदे 4 बंदे छत पे होते थे। तो मेरी फरियाद है कि मेरे बच्चे के कातलों को पकड़े। हम रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, हम किसके पास जाए आप बताएं ना। मैं किसके पास जाऊँ? मैं तो खुद बीमार हूँ, दिल की मरीज़ हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ, बीपी की मरीज़ हूँ। मेरी हालत देखो क्या बाकी के दिनों में। मेरी मदद करे परवरदिगार। इज़्ज़त करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत है और वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ये क्लेम किया जाता है कि जहाँ पर दीगर सहूलियात बेहतर होती हैं, वहीं इंसाफ का निज़ाम जो है वो एज़ कम्पेयर टू दीगर सिटीज़ या दीगर प्रोविंसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने, मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक वालदा की सिसकियाँ आपके सामने हैं, बच्चों का बचपना और उनकी मासूमियत आपके सामने है कि उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं कि उन्होंने आज क्या खो दी है और क्या पहाड़ उन पर टूटा है। भाई की दरख्वास्त आपके सामने है, भाई की तड़प आपके सामने है। वफाकी दारुल हुकूमत यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों को बेहतर होना चाहिए और स्पेशली अगर हम बात करें इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की, तो इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट से आम शहरी और हर फ़र्द ये उम्मीद रखता है कि शायद वो दीगर सूबों की पुलिस की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, बेहतर कारकर्दगी देंगे और इंसाफ को फराहम करने के लिए ज़्यादा बेहतर इकदामात करेंगे। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैपिटल के अंदर एक मर्डर हुआ, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, उसको चाहे उस रिहैब सेंटर के अंदर कत्ल किया गया, चाहे उस रिहैब सेंटर के बाहर कत्ल किया गया, चाहे एफआईआर के अंदर जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से उसको कत्ल किया गया या किसी भी शख्स ने उसको कत्ल किया। लेकिन ये बात हकीकत है और पोस्टमार्टम से प्रूफ हो चुकी है कि उस शख्स का कत्ल हुआ। तो इंसाफ में इतनी देर क्यों, मुल्ज़मान को पकड़ने में इतनी देर क्यों, बाअसर शख्सियात पर हाथ रखने में इतनी देर क्यों और बाअसर शख्सियात की ज़मानतें मंजूर होने में इतनी जल्दी क्यों? पुलिस की इसमें क्या परफॉर्मेंस रही वो यकीनी तौर पर आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर पुलिस के एविडेंस, पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की तहकीक स्ट्रॉन्ग होती तो शायद आज वो मुल्ज़मान जेल की सलाहों के पीछे होते। वो नहीं तो कम अज़ कम अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मुल्ज़मान असल नहीं है जिनको नामज़द किया गया है, तो फिर उन मुल्ज़मान को ढूंढने की ज़िम्मेदारी भी पुलिस की है जिसने एक्चुअली शायद उसको कत्ल किया। लेकिन बहरहाल बाअसर शख्सियात के आपने देख लिया कि किस तरह से उसके आगे कानून भी बेबस हो जाता है और बच्चे और वालिदैन, बहन भाई सब बेबस हो जाते हैं और एक बेबसी की सूरत हाल आपको इस वक्त यहाँ भी नज़र आ रही होगी।